आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीकॉम सेकेंड ईयर सब्जेक्ट कोस्टिंग। और कोस्टिंग के अंदर जो चैप्टर है उसका नाम है मार्जिनल कोस्टिंग। ठीक है, तो आज इसके बारे में अपन बातें करेंगे। मार्जिनल कोस्टिंग क्या होती है, बैठ जाओ। ठीक है, अब इसके अंदर अपन बातें करते हैं कि मार्जिनल कोस्टिंग जो नया चैप्टर है, अगर बीकॉम सेकेंड ईयर की मैं बात करूं तो बीकॉम सेकेंड ईयर में दो सब्जेक्ट है, कोस्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, दोनों के अंदर ही ये चैप्टर है मार्जिनल कोस्टिंग। वहां पे शायद फाइनेंस के अंदर कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस के नाम से है। तो आज इसके बारे में अपन बातें करेंगे कि मार्जिनल कोस्टिंग किस तरीके से क्या होता है। मार्जिनल कोस्टिंग, मार्जिनल कोस्ट तो आपने सुना होगा। मार्जिनल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के ऊपर वेराई करती है। प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो जाती है, प्रोडक्शन हमारा डिक्रीज होता है तो कॉस्ट हमारी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग जो चैप्टर है वो पूरा डिसीजन मेकिंग चैप्टर है। कई जगह तो ऐसा भी बोला जाता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग एक फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। बट अगर आपको लॉजिकली कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट अगर आपको पता है, तो आपको बिना फॉर्मूले याद किए भी मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर्स आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो एक डायग्राम फॉर्म में अपन बात करेंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग होती क्या है, किस तरीके से मार्जिनल कॉस्टिंग को पढ़ना है। तो देखते जाइए मेरे साथ साथ। मार्जिनल कॉस्टिंग, अब बेटा सबसे पहले अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करूं ना, तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर मेनली हमें 3 स्टेज पढ़नी है। पहली जो स्टेज है उस स्टेज का नाम है बीईपी। सेकंड स्टेज है उस स्टेज का नाम है एमओएस, और थर्ड स्टेज है उसका नाम है टोटल सेल्स। बेटा बीईपी का अगर बात करो, बीईपी की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्रेक इवन पॉइंट, या इसको अपन बीईपी सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीईपी सेल्स, राइट। इसकी फुल फॉर्म होती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अपन नॉर्मली एमओएस भी बात करते हैं, एमओएस सेल्स, राइट। अब सेल्स तो सेल्स ही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, समझ में आया। अब बीपी, एमओएस, टोटल सेल्स, 3 चीजें हैं। आज अपन कोई प्रैक्टिकली क्वेश्चन शायद ही कर पाएंगे, क्योंकि आज मेरा केवल और केवल इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसके अंदर मैं आपको मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में बताऊंगा कि फॉर्मूले किस तरीके से बनाए जाते हैं, फॉर्मूले किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, वो अपना सीखेंगे। क्लियर है? तो बेटा सुनो, सबसे पहले तो अपन बात करेंगे सेल्स क्या होती है। आपको पता होगा सेल्स क्या होती है। सेल्स इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस में क्या होता है, प्रॉफिट, राइट। और आपने 11th क्लास के अंदर एक पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर बीईपी पॉइंट, यानी कि बीईपी। बीईपी का मतलब होता है, बीईपी एक ऐसी स्टेज होती है जहां पर नो प्रॉफिट और नो लॉस होता है। मतलब एक बिजनेसमैन उस स्टेज पे खड़ा हुआ है जहां पे ना उसको प्रॉफिट हुआ है ना उसको लॉस हुआ है। अब ऐसा तो कोई बिजनेस होता ही नहीं है, और ऐसा कोई बिजनेसमैन भी नहीं होता। मैं एनपीओ की बात नहीं कर रहा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की बात नहीं कर रहा, जिनका मेन मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। मैं उन क्लब्स, उन सोसाइटीज की बात नहीं कर रहा जो एनपीओ के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, एनजीओ में काम कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं एक बिजनेसमैन की, और एक बिजनेसमैन का मेन ऑब्जेक्ट जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। प्रॉफिट अर्न करना ही तो होता है बिजनेसमैन का ऑब्जेक्ट। तो यहां पे हमें ये स्टेज बताती है कि बीईपी का मतलब क्या होता है, नो प्रॉफिट और नो लॉस। और अभी हम बात कर रहे हैं कि एक बिजनेसमैन का मेन मोटो जो होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है, लाभ कमाना होता है। अब बीईपी में ऐसा क्यों बोला गया कि इसको नो प्रॉफिट नो लॉस क्यों बोला गया है? बेटा ये इसलिए बोला गया है क्योंकि एक बिजनेसमैन जब बिजनेस को स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग स्टेज पर, इनिशियल स्टेज पर वो क्या करता है, कैपिटल को इन्वेस्ट करता है। क्या इन्वेस्ट करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है। जब एक बिजनेसमैन इनिशियल स्टेज पर कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो उस बिजनेसमैन का जो ऑब्जेक्ट होता है, बिजनेसमैन का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि भाई देख, इस बिजनेस से मुझे धीरे धीरे ना इस बिजनेस को चलाना है, यहां से प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाने से मेरे बिजनेस को ऑपरेट भी करना है, मुझे बिजनेस भी चलाना है, बिजनेस को भी बढ़ाना है। साथ साथ जो पैसा मैंने स्टार्टिंग स्टेज में लगाया है ना, वो पैसा भी मुझे धीरे धीरे क्या करना है,
रिकवर करना है। क्या करना है? रिकवर करना है। तो जैसे जैसे वो बिजनेसमैन बिजनेस को बढ़ाता है, बिजनेस को चलाता है, बिजनेस आगे चलता चला जाता है, ठीक है, वो बिजनेस को ऑपरेट करता चला जाता है, तो वो क्या करता है, कुछ कुछ पैसे को, अपना पैसे को कहां पे डालता रहता है, कहां पे रिजर्व करता रहता है, कहां पे सेव करता रहता है, इनिशियल कैपिटल के अकॉर्डिंग सेव करता रहता है कि भैया जो पैसा उसने इनिशियल स्टेज पे लगाया है वो पैसे के नाम का, उसके नाम का वो पैसा इकट्ठा करता रहता है। तो जिस टाइम पर, जिस पॉइंट पर उस बिजनेसमैन को जो इनिशियल स्टेज पे उसने पैसा लगाया है वो रिसीव्ड हो जाता है, समझ में आया? जिस स्टेज पर जो पैसा उसने इनिशियल स्टेज पे लगाया था वो पैसा जिस पॉइंट पर, जिस स्टेज पर उसको रिसीव्ड हो जाता है उसी पॉइंट को बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब यहां पे वो एक ऐसी स्टेज पे खड़ा है कि जब ना तो उसको प्रॉफिट है ना लॉस है, जो उसने स्टार्टिंग में पैसा लगाया था बिजनेस में, आज की टाइम पर वो उसे क्या हो चुका है, रिसीव्ड हो चुका है, वो उसे क्या हो चुका है, रिसीव्ड हो चुका है। हर बिजनेस के अंदर बीपी पॉइंट आता ही आता है, हर बिजनेस के अंदर बीपी स्टेज आती ही आती है। एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें उसको जो पैसा उसने इनिशियल स्टेज पे लगाया था वो पैसा उसको क्या हो जाता है, रिसीव्ड हो जाता है। बस फर्क सिर्फ इतना सा होगा, कई बिजनेसमैन को जल्दी रिकवर हो जाता है, कई बिजनेसमैन को टाइम लग जाता है। अब जो बंदा, जो बिजनेसमैन करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको करोड़ों रुपए को वापस से रिकवर करने में बिजनेस में काफी टाइम लग जाएगा, समझ में आया? बिजनेस चल रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट से वो अपने घर का खर्चा भी चला रहा है, बिजनेस को भी चला रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ पैसे को सेव करके रख रहा है कि ये वो पैसा है जो उसने स्टार्टिंग में बिजनेस में लगाया था। तो धीरे 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 वो पैसा इकट्ठा होकर के इतना अमाउंट बन जाता है, इतना अमाउंट बन जाता है कि वो पैसा कलेक्ट हो जाता है किस नाम का, बीपी के नाम का। किस नाम का कलेक्ट हो जाता है? बीपी के नाम का। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो अब देखिए ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, और मैंने आपको बोला था बीपी, एमओएस, टोटल सेल, तीन चीजें होती हैं। बीपी का मतलब क्या होता है? बीपी का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी स्टेज जहां पर नो प्रॉफिट और नो लॉस होता है। क्लियर है? उसके बाद जैसे ही एक बिजनेसमैन इस स्टेज पर आके खड़ा हो जाता है, या जैसे ही वो बिजनेसमैन इनिशियल अमाउंट को रिसीव कर लेता है, उसके बाद आने वाला जो अमाउंट होता है वो उसका क्या बन जाता है? प्रॉफिट बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रॉफिट। तो पहले वाले पॉइंट में वो किसको रिकवर करता है? अपनी फिक्स कॉस्ट को रिकवर करता है। किसको रिकवर करता है? फिक्स कॉस्ट को रिकवर करता है। जो इनिशियल स्टेज पे उसने पैसा लगाया उसको अपन फिक्स कॉस्ट से रिप्रेजेंट करेंगे कि साहब उसने जो फिक्स कॉस्ट लगाई है, जिस टाइम पर उसको अपनी फिक्स कॉस्ट रिसीव्ड हो जाती है, रिकवर हो जाती है, उसको बोला जाता है बीपी स्टेज। क्लियर? जैसे वो फिक्स कॉस्ट की रिकवरी कर लेता है, देन उसके बाद वो क्या करना चालू कर देता है? प्रॉफिट अर्न करना चालू कर देता है। तो बिजनेस के अंदर जो टोटल सेल्स होती है उस सेल्स में दो पॉइंट होता है, बीपी सेल्स और एमओएस सेल्स। पहले वो बीपी मतलब पहले वो अपनी फिक्स कॉस्ट रिकवर करेगा, उसके बाद वो अपने प्रॉफिट को क्या करना चालू कर देगा? अर्न करना चालू कर देगा। क्लियर है? तो इसके अंदर दो पॉइंट होते हैं, फिक्स कॉस्ट होता है और दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। बेटा मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि सेल्स का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट। अब ये बीपी हमारी क्या है? सेल्स है, तो इसमें एक कॉस्ट होगी और एक क्या होगा? प्रॉफिट होगा। लेकिन पहले वाली जो पॉइंट है, पहले वाले पॉइंट में होता तो प्रॉफिट है भाई, प्रॉफिट इकट्ठा करेंगे तब जाकर ही तो वो हमारी क्या बन जाएगी, तब जाके तो हमारी फिक्स कॉस्ट की रिकवरी होगी। बट हम उसको प्रॉफिट ना बोल करके क्या बोलते हैं? फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है? यानी कि प्रॉफिट प्लस कॉस्ट मिलकर क्या बन गई? सेल। सेल जब हमारा पैसा रिकवर हो चुका है उसके बाद जो हम कमाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। और दूसरा क्या बोलेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि अब आपको पता है, क्या पता है कि भैया जैसे हमारा पैसा इनिशियल स्टेज वाला पैसा रिकवर हो गया, उसके बाद जो हम कमाने वाले हैं वो क्या है? प्रॉफिट है। और मैंने आपको बोला था कि जो टोटल सेल्स होती है वो दो पार्ट को मिलकर बनती है। किस किस को मिलकर बनती है? बीपी और एमओएस। तो बीपी और एमओएस यानी कि टोटल सेल्स का मतलब क्या होता है? बीपी प्लस में एमओएस, दोनों को ऐड कर देंगे तो बीपी प्लस एमओएस को ऐड करा तो क्या बन जाएगा? टोटल सेल्स। अब बेटा
टोटल सेल्स जो बना बीपी और एमओएस को मिलकर बना, इसमें दो पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट होता है टोटल प्रॉफिट। अब टोटल प्रॉफिट कौन सा वाला प्रॉफिट? एक तो वो वाला प्रॉफिट जो फिक्स कॉस्ट की रिकवरी है, और एक वो वाला प्रॉफिट जो एक्चुअल में प्रॉफिट हो रहा है फिक्स कॉस्ट के बाद। समझ में आया? नेक्स्ट क्या आता है इसमें? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सर ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट कौन सी वेरिएबल कॉस्ट है? बेटा एक तो वो वाली वेरिएबल कॉस्ट जो बीपी यानी कि फिक्स कॉस्ट की रिकवरी कर रहे थे, उस टाइम जो हमने सेल करी है उसमें जो खर्चा लगा, उसमें जो कॉस्ट आई है उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ये कौन सी वाली है? वेरिएबल कॉस्ट एट द टाइम ऑफ बीपी, एट द टाइम ऑफ बीपी। और ये वाली वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? ये वाली वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? एट द टाइम ऑफ एमओएस। जब हम एमओएस कर रहे थे उस टाइम जो हमारी कॉस्ट थी उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे। और आपको पता होगा सेल तभी होती है जब हम कुछ पहले, भैया आप एक चीज बताओ, आप किस चीज को बेचोगे? बेचने से पहले उसका प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन करोगे तो उसमें कुछ खर्चा आएगा, तो सारे खर्चे जो होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? वेरिएबल कॉस्ट कहलाते हैं। क्लियर है? समझ में आया? तो वेरिएबल कॉस्ट में अपन ऐड कर देते हैं, जैसे हमारी कॉस्ट आती है उसमें ऐड कर देते हैं प्रॉफिट, देन हमारे पास क्या निकल कर आता है? सेल्स आ जाती है। क्या आ जाती है? सेल्स आ जाती है। क्लियर है? फटाफट से एक बार ये आप डायग्राम को बना लीजिए, उसके बाद अपन फिर बात करेंगे आगे की तरफ। ठीक है, तो देखिए फटाफट से एक बार बनाना, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो देखो भैया आगे चलते हैं, आगे करते हैं। अब अपन ये अपन ने स्टार्टिंग में बात करी मार्जिनल कॉस्टिंग की, अपन बात कर रहे हैं। और मार्जिनल कॉस्टिंग में बीपी पॉइंट, एमओएस, टोटल सेल्स। मैंने आपको बताया बीपी के अंदर मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर दो चीजें होती हैं, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है जो हमने इनिशियल स्टेज पर पैसा लगाया उसकी रिकवरी, राइट? जैसे ही मैंने रिकवरी कर ली मेरे पैसे की, नेक्स्ट स्टेज से मेरे पास क्या आना चालू हो गया? प्रॉफिट आना चालू हो गया। जब दोनों का सम कर देते हैं बीपी प्लस एमओएस, तो हमारे पास कौन सी सेल्स आ जाती है? टोटल सेल्स। टोटल सेल्स का मतलब बीपी प्लस एमओएस, राइट? अब टोटल सेल्स के अंदर टोटल सेल्स कहां से बनी है? बीपी और एमओएस को मिला करके। तो जो बीपी के अंदर प्रॉफिट था यानी कि फिक्स कॉस्ट की रिकवरी, और एमओएस के अंदर जो प्रॉफिट था, दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या निकल कर आता है? टोटल प्रॉफिट। सेम अगर बीपी के अंदर जो वेरिएबल कॉस्ट थी, एमओएस के अंदर जो वेरिएबल कॉस्ट थी, दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आती है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब देखो इधर सबसे पहले आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, उसका नाम है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो होता क्या है? फुल फॉर्म क्या होती है? पीवी रेशियो की फुल फॉर्म होती है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, राइट? इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक यही फॉर्मूला ऐसा है जो आपको दिमाग में रखना है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स। अब बेटा ये जो कंट्रीब्यूशन है ना, ये दोनों तरीके से हो सकता है। कंट्रीब्यूशन इज रुपीज, अपॉन में सेल्स इन रुपीज, मल्टीप्लाई 100 तो भी पीवी रेशियो आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेल्स सेलिंग प्राइस पर यूनिट, मल्टीप्लाई 100 करोगे तो भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब सर ये कंट्रीब्यूशन क्या होता है? बेटा कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है जो हमारी सेल्स है, इस सेल्स, अब ये सेल्स मैंने बोला है, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं जो मेरी सेलिंग प्राइस है, इस सेलिंग प्राइस में से या तो वेरिएबल कॉस्ट इन रुपीज या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को अगर मैं माइनस कर देता हूं तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर रुपीज या कंट्रीब्यूशन इन रुपीज या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकलकर आ जाएगा। क्लियर है? अब बेटा ये चीज तो आपने पढ़ी होगी, क्या ये मैं आपको बता देता हूं, आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी एक नॉलेज के लिए। सेल्स में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट तो हमारे पास आता है क्या? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से माइनस करते हैं क्या? फिक्स कॉस्ट। क्या माइनस करते हैं? फिक्स कॉस्ट। ये मैं लिख देता हूं जिससे आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। ये आ गया मेरे पास कंट्रीब्यूशन, राइट? और ये बीसी का मतलब क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट। ये लो, अब सेल्स में से माइनस करा वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, माइनस करा फिक्स कॉस्ट, तो हमारे पास आता है प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को फाइनेंस की लैंग्वेज में मैं क्या बोलता हूं? ईबीआईटी। क्या बोलता हूं? ईबीआईटी, राइट? अब इस ईबीआईटी का आगे का प्रोसेस भी बता देता हूं नॉलेज के लिए। अगर इसमें से इंटरेस्ट को माइनस
करते हैं तो हमारे पास आता है अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से माइनस करते हैं टैक्स को तो हमारे पास आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। और अर्निंग आफ्टर टैक्स में से माइनस करते हैं प्रेफरेंस के डिविडेंड को। किसके डिविडेंड को माइनस करते हैं? प्रेफरेंस के डिविडेंड को। तो हमारे पास आता है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर में डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का। किसका डिवाइड कर देंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का। तो मेरे पास आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। ये लो भैया, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में ईपीएस। क्या बोलते हैं? ईपीएस। लेकिन ये सब हमारे काम का नहीं है। अभी काम का मतलब इस चैप्टर में इतना काम नहीं आने वाला। इस चैप्टर में तो हमें क्या देखना है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन, अब देखिए ध्यान रखो, कंट्रीब्यूशन के अंदर किसको माइनस करते हैं? फिक्स कॉस्ट को। तो क्या आता है? प्रॉफिट। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इससे अब एक नई चीज सीख गए कि सर ये जो सेल्स है, इस सेल्स में से ये क्या है? ये जो टोटल प्रॉफिट है ना, इसको क्या बोल सकते हैं? कंट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। सर कैसे बोल सकते हैं? बेटा ये कंट्रीब्यूशन क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके अंदर क्या है? फिक्स कॉस्ट है और दूसरा क्या है? प्रॉफिट है। मतलब सेल्स ये रही, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करा तो क्या निकल कर आया? कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में क्या क्या चीजें हैं? फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। अगर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दोगे तो क्या बैलेंस निकल कर आ जाएगा? प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा? प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया फॉर्मूले वाला चैप्टर ये नहीं है। जितना अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। और दूसरी बात, बीकॉम सेकेंड ईयर वालों के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दोनों के अंदर है। जो मत्स्य यूनिवर्सिटी है उसके अंदर फाइनेंस में भी है क्या? कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस के नाम से, और कॉस्टिंग में भी है मार्जिनल कॉस्टिंग के नाम से। क्लियर है? समझ में आ चुका है ये चीज। अब इसमें आगे चलते हैं। तो मैंने आपको पीवी रेशो का फॉर्मूला बता दिया, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100। अब कंट्रीब्यूशन दोनों तरीके से ले सकते हो, या तो पर यूनिट में बात कर सकते हो या रुपीस में बात कर सकते हो। जैसा क्वेश्चन में गिवन है वैसा अपन करेंगे, और अपन दोनों तरीके के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर गिवन होता है तो पीवी रेशो कैसे निकालते हैं? कंट्रीब्यूशन इन रुपीस में गिवन होता है तो पीवी रेशो कैसे निकालते हैं? अब पीवी रेशो, बेटा ये तो पता चल गया कि पीवी रेशो निकलेगा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100, राइट। तो जो पीवी रेशो निकल कर आया ना, जैसे ही पीवी रेशो निकल कर आएगा हमको 3 आंसर देगा। कितने आंसर देगा? 3 आंसर। मतलब हमें पीवी रेशो तीनों स्टेज पे निकालना है। बीपी पे भी निकालना है, एमओएस पे भी निकालना है, टोटल सेल्स पे भी निकालना है। अब बात आती है पीवी रेशो तीनों स्टेज पे निकालना है। यहां पर ध्यान रखना, पीवी रेशो तीनों स्टेज पे निकालेंगे, लेकिन तीनों स्टेज पर पीवी रेशो क्या आएगा? सेम आएगा। जब तीनों स्टेज पर पीवी रेशो सेम आएगा तो हम पीवी रेशो 3 बार क्यों निकालेंगे? हम कितनी बार निकालेंगे? 1 बार निकालेंगे। और 1 बार निकालेंगे, पीवी रेशो तो 1 ही बार निकालेंगे, लेकिन तीनों स्टेज पर पीवी रेशो का जो मीनिंग है वो अलग अलग हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। हर जगह पर पीवी रेशो क्या डेफिनेशन देता है वो हमें सीखना है, वो हमें समझना है। तो समझिए कि पीवी रेशो हमें कितने आंसर देगा? 3 आंसर। एक बार पीवी रेशो हमने कैलकुलेट करा, 3 आंसर हमारे सामने गिवन हो जाएंगे। क्या क्या होंगे 3 आंसर? देखिए, ये मैं हटा देता हूं क्योंकि फिर अपन बाद में जब क्वेश्चंस लिख करेंगे तो वापस से इसको बना लेंगे। अब आपको मैं पीवी रेशो का कंसेप्ट समझाता हूं एक छोटा सा डायग्राम बनाकर, क्योंकि ये तो मैंने ज्यादा बड़ा बना दिया था। पीवी रेशो का कंसेप्ट छोटे से डायग्राम के द्वारा मैं आपको समझाता हूं। देखिए भैया, मैंने एक छोटा सा डायग्राम यहां बना दिया, और ये छोटे से डायग्राम में मैंने वापस से वही 3 पॉइंट डाल दिए। कौन कौन से पॉइंट डाल दिए? वही बीपी और वही एमओएस और वही टोटल सेल्स, राइट। ये लो, और इसके अंदर वापस से वही पॉइंट डाला कि पीवी रेशो के वो बीपी के अंदर फिक्स कॉस्ट आता है, दूसरा प्रॉफिट वेरिएबल कॉस्ट आता है। एमओएस के अंदर एक क्या आता है? प्रॉफिट आएगा, दूसरा क्या आएगा? वेरिएबल कॉस्ट आएगा। टोटल सेल्स के अंदर एक तो क्या आता है? टोटल प्रॉफिट, दूसरा क्या आता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल प्रॉफिट के अंदर क्या क्या आता है? फिक्स कॉस्ट, दूसरा क्या आता है? प्रॉफिट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है? वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। बेटा पीवी रेशो के बारे में बातें कर रहे हैं। पीवी रेशो क्या होता है? सुनिए, अगर पीवी रेशो की बात करूं, फुल फॉर्म आपको पता ही है,
पीवी रेशो की फुल फॉर्म होती है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो एट द टाइम ऑफ बीईपी। अगर बीईपी की बात करें एट द टाइम ऑफ बीईपी, बीईपी स्टेज पर पीवी रेशो क्या बता रहा है, सुनना। बीईपी स्टेज पर पीवी रेशो क्या बताता है, पीवी रेशो का मतलब होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। क्लियर। अब ये पता है क्या बोलेगा, ये कहता है जो बीईपी सेल्स हमने की है ना, इस सेल्स के अंदर फिक्स कॉस्ट का परसेंट, यानी कि जो हमने सेल करी है उस सेल्स में प्रॉफिट का जो रेशो है, प्रॉफिट का जो रेशो है, जो कंट्रीब्यूशन का रेशो है, जो हमने प्रॉफिट कमाया है वो कितना परसेंट है। मतलब हमें यहां पे ये पता चलता है कि जो सेल हमने करी है उसमें से वेरिएबल कॉस्ट लेस करने के बाद जो प्रॉफिट हमने कमाया, प्रॉफिट अभी पूरा प्रॉफिट ये घर नहीं लेके जा सकता क्योंकि इसमें से किसको माइनस करना है, फिक्स कॉस्ट को माइनस करना है, राइट ना। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि ये जो प्रॉफिट है मैं इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। ये नहीं है मैंने माल को बेचा और बेचने के बाद जो पैसा आया वो मेरा प्रॉफिट है, मैं उसको घर लेके जा सकता हूं, नहीं लेके जा सकता। उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करना है, प्रॉफिट आएगा, ये भी घर नहीं लेके जा सकता। फिर मैंने अगर कोई लोगों से पैसा ले रखा है, डिबेंचर्स वगैरह से पैसा ले रखा है, लोन ले रखा है बैंक से, उसका इंटरेस्ट दूंगा, फिर गवर्नमेंट को दूंगा, फिर प्रेफरेंस का डिविडेंड दूंगा, फिर इक्विटी शेयर, यानी कि मैं आज एक कंपनी में क्या है, मैं आज कंपनी में क्या हूं, इक्विटी शेयर हूं। जब सबको बढ़ जाएगा ना, लास्ट में मैं पैसा लेके जाऊंगा। समझ में आया। तो ये जो प्रॉफिट होता है वो मेरा नहीं होता, उसमें से भी सबको देना होता है। क्लियर। तो पीवी रेशो का मतलब क्या होता है कि मैंने जो सेल करी है उस सेल से मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है। तो बेटा यहां पे पीवी रेशो में किसका परसेंट बताता है, फिक्स कॉस्ट का परसेंट बताता है। किसका परसेंट बताता है, फिक्स कॉस्ट का। क्लियर है। तो यहां पर हमें क्या बताएगा, एट द टाइम ऑफ बीईपी, बीईपी सेल्स में फिक्स कॉस्ट कितना परसेंट है। तो ये कौन बताता है हमें, पीवी रेशो बताता है। पीवी रेशो हम एक ही बार निकालेंगे, लेकिन पीवी रेशो बीईपी के टाइम पर हमें किसका परसेंट बताएगा, फिक्स कॉस्ट का परसेंट बताएगा। किसका परसेंट बताएगा, फिक्स कॉस्ट का। अगर यही चीज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अगर यही चीज हम एट द टाइम ऑफ किसके बारे में बात कर रहे हैं, एमओएस के टाइम बात कर रहे हैं, तो एमओएस के टाइम ये हमें किसका परसेंट बताएगा, एमओएस सेल्स में प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना परसेंट है, प्रॉफिट कितना परसेंट है। यानी कि अब की बार हमें किसका परसेंट बता रहा है, ये प्रॉफिट का परसेंट बता रहा है। यानी कि जो पीवी रेशो हमने निकाला वो हम किसके नीचे लिख देंगे, प्रॉफिट के नीचे लिख देंगे कि भैया ये 100% है, ये अगर 20% है तो ये कितना होगा 80, और अगर ये 20 ये 30 है तो ये कितना होगा 70, ये कितना होगा 100। समझ में आया। नेक्स्ट सॉरी, एट द टाइम ऑफ टोटल सेल्स, टोटल सेल्स के टाइम क्या कह रहा है, ये कह रहा है टोटल सेल्स में टोटल प्रॉफिट कितना परसेंट है। कौन बताता है ये हमें पीवी रेशो बताता है। यानी कि अब की बार हमें किसका परसेंट बता रहा है, ये टोटल प्रॉफिट का परसेंट बताता है। मीनिंग क्या है, हम पीवी रेशो एक ही बार निकालेंगे और कितने आंसर मिलेंगे, 3 आंसर मिलेंगे। पहला आंसर बीईपी सेल्स में फिक्स कॉस्ट कितना परसेंट है, दूसरा आंसर एमओएस सेल्स में प्रॉफिट कितना परसेंट है, तीसरा आंसर टोटल सेल्स में टोटल प्रॉफिट कितना परसेंट है। 3 आंसर हमें एक ही बार पीवी रेशो कैलकुलेट करने के बाद मिल जाएंगे। क्लियर है, समझ में आया। तो ये हमारा पीवी रेशो कंसेप्ट है, फटाफट से ये नोट कर लो। उसके बाद फिर अपन आगे की तरफ चलते हैं। देखिए किस तरीके से